दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। पर अगर हम इसके पास्ट में झांकें तो पाएंगे कि अपने शुरुआती दिनों में हमारा ब्रह्मांड ज्यादा गर्म, डेंस, एनर्जेटिक और रेडिएशन से भरा हुआ रहा होगा। अगर हम समय में और पीछे जाते जाएं तो अंत में हम एक ऐसी हॉटर और डेंसर पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां एक समय आज के हमारे पूरे ब्रह्मांड का मैटर और एनर्जी कंप्रेस था। इस इनफाइनाइटली डेंस और स्मॉल पॉइंट को सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी को डिस्क्राइब करने वाले हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स भी ब्रेक कर जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंगुलैरिटी हमें एक ब्लैक होल के सेंटर में भी देखने को मिलता है। ब्लैक होल में ये वो पॉइंट होता है जहां ब्लैक होल द्वारा निगल लिया गया मैटर और एनर्जी कंप्रेस होकर इनफाइनाइटली छोटे और डेंस पॉइंट्स में जमा हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड में केवल इन्हीं दो इंस्टेंसेस में सिंगुलैरिटी हमें देखने को मिलता है और इन दोनों केसेस में फिजिक्स के हमारे लॉज ब्रेक कर जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों तरह की सिंगुलैरिटीज मैथमेटिकली सिमिलर भी होते हैं। इस कारण कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि बिग बैंग कुछ और नहीं बल्कि किसी विशालकाय ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी हो सकता है। इवन स्टीफन हॉकिंग का भी ये मानना था कि इस ब्रह्मांड में बनने वाला हर नया ब्लैक होल हमेशा एक नए बेबी यूनिवर्स को जन्म देता है। पर इस नए यूनिवर्स को केवल वही ऑब्जर्वर्स एक्सेस कर सकते हैं जो उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर मौजूद हों। तो क्या हमारा ब्रह्मांड भी किसी विशालकाय ब्लैक होल के अंदर मौजूद है? क्या हम सचमुच एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं? आज के इस एपिसोड में हम इस माइंड बॉगलिंग प्रोपोजिशन को एक्सप्लोर करेंगे और इस सवाल का उत्तर जानने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि एक ब्लैक होल और हमारे ब्रह्मांड में ऐसी क्या सिमिलैरिटीज हैं जिनके कारण कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो सकता है। चलिए पहले ब्लैक होल की बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि एक ब्लैक होल क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है। नए लोगों को बता दें कि एक ब्लैक होल तब बनता है जब किसी मैसिव स्टार का कोर अपनी ही ग्रेविटी के प्रभाव में कोलैप्स होकर एक बेहद ही छोटे से पॉइंट में सिमट जाता है। इसके कारण ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इससे होकर वापस नहीं आ पाता, इवन लाइट भी नहीं। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वो बाउंड्री होती है जिसे कोई ऑब्जेक्ट अगर एक बार पार कर जाए तो फिर वो कभी वापस नहीं लौट सकता। क्योंकि इवेंट होराइजन को पार करने के बाद लाइट भी वापस नहीं आ पाती है, हम ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद सिंगुलैरिटी को कभी नहीं देख सकते। ब्लैक होल जैसे जैसे अपनी तरह आने वाले मैटर को निगलता जाता है, इसके इवेंट होराइजन का साइज भी बढ़ता जाता है। ब्लैक होल अपने शुरुआती समय में ज्यादा तेज गति से मैटर कंज्यूम करता है, जिसके कारण इसके इवेंट होराइजन के साइज के बढ़ने की गति भी ज्यादा तेज होती है। जैसे जैसे इसके मैटर को कंज्यूम करने की गति घटती जाती है, इसके इवेंट होराइजन के साइज के बढ़ने की गति भी घटती जाती है। अगर हम अपने ब्रह्मांड की बात करें तो हम पाते हैं कि बिग बैंग होने के पहले ट्रिलियन सेकेंड के बाद हमारा ब्रह्मांड लाइट की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से फैला था। पर गुजरते समय के साथ इसके फैलने की गति कम होती गई। ब्रह्मांड का ये बिहेवियर क्या एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बिहेवियर से मेल नहीं खाता? तो क्या ये संभव है कि हमारा ब्रह्मांड किसी दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल का इवेंट होराइजन हो? इससे पहले कि आप इसके ऊपर गौर करें, मैं आपको बता दूं कि ऐसा मुमकिन होना इतना सिंपल भी नहीं है। दरअसल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद 3 डायमेंशनल ब्लैक होल्स में जो इवेंट होराइजन होते हैं वो 2 डायमेंशनल ही होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा मौजूद ब्रह्मांड किसी दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल का इवेंट होराइजन केवल तभी हो सकता है जब पेरेंट यूनिवर्स और उसमें मौजूद ब्लैक होल दोनों 4 डायमेंशनल हो। ये थ्योरी थोड़ी अटपटी जरूर है, पर चूंकि हायर डायमेंशन के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, हम पक्के तौर पर यह भी नहीं कह सकते कि ये गलत है। पर अगर ये सही है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे इस ब्रह्मांड में बनने वाला हर एक नया ब्लैक होल एक नए 2 डायमेंशनल यूनिवर्स को जन्म देता होगा। हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर है या नहीं, ये जानने के लिए हमें ये जानने की जरूरत होगी कि क्या हम इसे एक ब्लैक होल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आइए देखते हैं।
हमारे ब्रह्मांड में इस समय नॉर्मल मैटर, न्यूट्रिनोस, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, फोटॉन्स, ग्रेविटेशनल वेव्स इत्यादि समेत जो भी मौजूद है, अगर उन्हें हम एक जगह कंबाइन करें और आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² का अगर इस्तेमाल करें तो हम इनका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। क्या होगा अगर हम हमारे ब्रह्मांड के इस मास को एक सिंगल पॉइंट में कंप्रेस कर दें? जी हाँ, वही होगा जो किसी लार्ज मास या एनर्जी को एक सिंगल पॉइंट पर कंप्रेस करने से होता है, यानी कि वहां एक ब्लैक होल का निर्माण होगा। पर सवाल ये उठता है कि इस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन का साइज कितना होगा? ये हम श्वार्ज़शील्ड रेडियस के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये पाते हैं कि एक ऐसे ब्लैक होल का श्वार्ज़शील्ड रेडियस जिसका की मास हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी तरह के मैटर के मास के बराबर हो, लगभग 46 बिलियन लाइट ईयर्स के करीब होगा। यानी कि ऐसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन 46 बिलियन लाइट ईयर्स होगा। अगर आपने हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की साइज वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम हर दिशा में लगभग 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तक मौजूद ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। उससे आगे मौजूद ऑब्जेक्ट्स को हम कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहां मौजूद स्पेस लाइट की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रहा है। इसीलिए हम इसे कॉस्मोलॉजिकल इवेंट होराइजन कहते हैं। अगर हम किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद हों तो भी हम इवेंट होराइजन के पार नहीं देख पाएंगे। यानी कि एक तरह से हमारा ब्रह्मांड भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि एक ब्लैक होल का इवेंट होराइजन काम करता है। क्या ये महज एक कोइंसिडेंस है या हमारा ब्रह्मांड सचमुच एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है? हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ था, पर हम पक्के तौर पर आज भी नहीं जानते कि असल में बिग बैंग हुआ क्यों था। ब्लैक होल इसका उत्तर हो सकता है। हम जानते हैं कि ब्लैक होल द्वारा निगला गया सारा मैटर कंप्रेस होकर एक बेहद ही छोटे से स्पेस में सिमट जाता है। ये पॉइंट ब्लैक होल की सेंटर में मौजूद होता है और हम इसे सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। पर कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सिंगुलैरिटी में भी एक सीमा होती है, जिसके बाद वो और ज्यादा मैटर को अपने पास नहीं समेट सकता। ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी जब ऐसे कंडीशन में पहुंच जाता है तो वहां बिग बैंग होता है, जो कि एक नए बेबी यूनिवर्स को जन्म देता है। अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ब्लैक होल्स इस समय मौजूद हैं, वो सब के सब एक नए बेबी यूनिवर्स को जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हमारा ब्रह्मांड भी किसी ग्रैंड यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल के जरिए बनने वाला एक बेबी यूनिवर्स है? आइए इस सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड में अब तक हमने कई बार आपको ये बताया कि हमारे फिजिक्स के लॉज बिग बैंग और ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में ब्रेक कर जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये सिंगुलैरिटी असल में आखिर क्या होती है? आइए अब इसे समझते हैं। आपने सुना होगा कि सिंगुलैरिटी एक बेहद ही छोटा पॉइंट होता है जहां मैटर की डेंसिटी इनफाइनाइट होती है। पर इनफाइनाइट डेंसिटी वाले किसी भी प्लेस का रियल में एग्जिस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में सिंगुलैरिटी जैसी कोई चीज सचमुच में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। हम सिंगुलैरिटी या इन्फिनिट डेंसिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स के इक्वेशन के जरिए जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सिनेरियो में क्या चल रहा होता है तो हमारा मैथ्स वहां ब्रेक कर जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कि हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारा मैथ्स केवल दो सिनेरियोज में ब्रेक कर जाता है। पहला है ब्लैक होल के सेंटर में, जहां ब्लैक होल द्वारा निगल लिए गए मैटर और एनर्जी इतनी ज्यादा कंप्रेस कर दिए जाते हैं कि हमारा मैथ्स उससे आगे नहीं जा पाता। ऐसा दूसरा इंस्टेंस हमें एकदम अर्ली यूनिवर्स में देखने को मिलता है, जब हमारा आज का पूरा यूनिवर्स एक बेहद ही छोटे वॉल्यूम में इतनी ज्यादा डेंसिटी में सिमटा हुआ था कि हमारा मैथ्स इसके आगे नहीं जा पाता। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वो ब्लैक होल का सेंटर हो या फिर बिग बैंग का इंसेप्शन पॉइंट, इन दोनों ही पॉइंट्स को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, क्योंकि हमारा मैथ्स यहां तक जाकर ठहर जाता है, या बेहतर होगा ये कहें कि हमारा मैथ्स यहां ब्रेक कर जाता है। चूंकि नाम सेम है, हो सकता है कि आपको ये लगे कि एक ब्लैक होल और बिग बैंग की सिंगुलैरिटीज एक ही हैं, पर दोनों एक दूसरे से बेहद ही अलग होते हैं। इस कारण ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद नहीं है। ये दो तरह की सिंगुलैरिटीज एक दूसरे से किस मामले में अलग हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर बिग बैंग की सिंगुलैरिटी की बात करें तो ये पास्ट में लाई करता है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से लगभग 14 बिलियन साल पहले हुई थी।
वहीं अगर बात करें एक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की, तो वो पास्ट नहीं बल्कि फ्यूचर में लाई करता है, क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट उसकी सिंगुलैरिटी तक फ्यूचर में ही पहुंच पाता है। इन दो तरह की सिंगुलैरिटी में दूसरा और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी स्पेस में कहीं बनता है, जबकि बिग बैंग का सिंगुलैरिटी ही पूरा स्पेस होता है। कहने का मतलब ये है कि एक बिग बैंग का सिंगुलैरिटी अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड ही समेटे हुए होता है, जबकि एक ब्लैक होल ब्रह्मांड में किसी भाग में मौजूद होता है। चूंकि एक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में स्पेस के किसी एक सिंगल पॉइंट में मौजूद होती है, इसे हम स्पेस r=0 से डिनोट कर सकते हैं, जबकि एक बिग बैंग की सिंगुलैरिटी को हमें टाइम t=0 से डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही समय की भी शुरुआत हुई थी। हालांकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। वो कहते हैं कि एक ब्लैक होल स्पेस टाइम को इतना ज्यादा रैप कर देता है कि इसके अंदर स्पेस और टाइम अपना रोल बदल लेते हैं, यानी कि एक ब्लैक होल के अंदर स्पेस टाइम में बदल जाता है और टाइम स्पेस में। इससे ये होगा कि उस ब्लैक होल के बाहर मौजूद ऑब्जर्वर्स के लिए ब्लैक होल की जो सिंगुलैरिटी स्पेस r=0 में मौजूद थी, ब्लैक होल के अंदर मौजूद ऑब्जर्वर्स उसी सिंगुलैरिटी को टाइम t=0 में एक्सपीरियंस करेंगे। यानी कि ब्लैक होल के अंदर किसी ब्रह्मांड का अगर निर्माण होगा तो उसमें मौजूद ऑब्जर्वर्स उसे वैसा ही पाएंगे जैसा कि हम बिग बैंग को पाते हैं, यानी कि उन्हें भी यही लगेगा कि उनके ब्रह्मांड में मौजूद समय की शुरुआत भी उनके बिग बैंग से ही हुई है। बहुत सी लोग इस थ्योरी को इसलिए भी नहीं मानते क्योंकि हमारा ब्रह्मांड आज फैल रहा है। उनका मानना होता है कि हमारा ब्रह्मांड अगर किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद होता तो आज ये फैलने की जगह सिकुड़ रहा होता और हम सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रहे होते। चूंकि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, वो इसके इस बिहेवियर को ब्लैक होल नहीं बल्कि व्हाइट होल से ज्यादा मेल खाता हुआ पाते हैं। व्हाइट होल बेसिकली ब्लैक होल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, या यूं कहें कि ये एक ब्लैक होल का टाइम रिवर्स्ड वर्जन होता है, यानी कि इसकी सिंगुलैरिटी हमारे बिग बैंग की सिंगुलैरिटी की तरह पास्ट में लाई करती है और ये मैटर को अपनी तरफ खींचने के बजाय खुद से दूर फेंकता है। पर फ्रीडमैन रॉबर्टसन वॉकर या FRW मॉडल के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक व्हाइट होल के अंदर तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि थ्योरेटिकली व्हाइट होल्स इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को वायलेट करते हैं। नेचर में कहीं अगर ये एग्जिस्ट करते भी हैं तो भी हमारा ब्रह्मांड इनके अंदर मौजूद नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है इसे हम किसी दूसरे एपिसोड में समझेंगे। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या हमारा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।